नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल और जूनागढ़ के गिरनार में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47 अतिरिक्त चौकियों की स्थापना को मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89.78% हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और दुबई में किंग्स 11 पंजाब का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बड़े हृदय रोग चिकित्सा संस्थान यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। श्री मोदी ने कहा कि किसान सूर्योदय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना शुरुआती तौर पर गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों में लागू की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत तीनों जिलों के 1055 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाय जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में पूरे राज्य को इस योजना की परिधि में लाया जाएगा। इससे किसानों को रात में जगने की जरूरत नहीं होगी और वन्य जीवों का खतरा भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजना की दृष्टि से गुजरात अग्रणी राज्य है। यहां की सौर ऊर्जा अब दिन के समय खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुसुम योजना के तहत किसान उत्पादक संघ, एफपीओस, कोऑपरेटिव्स, पंचायतों ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने में सहायता दी जा रही है। देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इससे जो बिजली खेतों में पैदा होगी उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में गुजरात के बिजली क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी कार्यों से इस योजना की सुदृढ़ आधारशिला तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र को अपनाना होगा। जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही है, तो सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। ये मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें
ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है। श्री मोदी ने अहमदाबाद में यूएन मेहता हृदय रोग विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में देश का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। यहां 470 करोड़ रुपए की लागत से नई सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अब यहां बिस्तरों की संख्या 450 से बढ़कर 1251 हो गई है। यहां हृदय रोगियों के लिए अब 531 आईसीयू बिस्तर, 15 कार्डियक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 6 कार्डियक कैथ लैब उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रत्येक गांव को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत गुजरात के 21 लाख लोगों का उपचार किया गया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं, उनका भी लाभ गुजरात को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है। श्री मोदी ने जूनागढ़ में गिरनार में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे परियोजना की भी शुरुआत की। 130 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से इस ऐतिहासिक स्थल पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। अब यहां विश्व स्तरीय रोपवे बनने से सबको सुविधा मिलेगी। अभी तक मंदिर तक जाने में जो 5-5, 7-7 घंटों का समय लगता था, वो दूरी अब रोपवे से 7-8 मिनट में ही तय हो जाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ज्यादा पर्यटक आएंगे। गिरनार रोपवे परियोजना में कुल 25 केबिन हैं। ये रोपवे 900 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर 300 मीटर लंबा है। इस रोपवे से प्रति घंटे 800 यात्रियों और प्रतिदिन 8000 यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों से मास्क का उपयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 45 प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। भारत के विश्व में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में उभरने से इस आयोजन का महत्व बढ़ा है। भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए वर्ष 2030 तक तेल और गैस क्षेत्र में $300 अरब से भी अधिक के निवेश की जरूरत है। सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को सीमा पर चौकसी बढ़ाने के उद्देश्य से 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की अनुमति दे दी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आईटीबीपी की 59वीं स्थापना दिवस पर कहा कि सरकार ने इस बल को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि वर्तमान सरकार आईटीबीपी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटीबीपी को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटीबीपी को 47 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने का केंद्र सरकार होम डिपार्टमेंट मंजूरी दे दी गई है। श्री रेड्डी ने कहा कि सीमा सुरक्षा के अलावा ये बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के अलावा विदेश में शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी एक असाधारण बल है। उन्होंने कहा कि ये बल अपनी दृढ़ता, धैर्य और साहस के लिए जाना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लिए दार्जिलिंग और सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। वे सीमावर्ती अग्रिम क्षेत्रों में जवानों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे और सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना ने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के डॉर्नियर विमानों की 3 महिला पायलटों के पहले बैच को तैनाती प्रदान कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को,
ये आकाशवाणी है। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार तेजी पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक रोज कई रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण के लिए प्रचार सोमवार को समाप्त हो जाएगा। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लखीसराय और बिहारशरीफ में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पटना और बरौली में रैलियों को संबोधित करेंगी। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहेबपुर कमाल, आलौली, तेघरा और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जमुई, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा और पटना में चुनावी सभाओं में भाग लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेलद्वार, कहलगांव और नालंदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी मतदान वाले क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 10 लाख रोजगार देने और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया गया है। पार्टी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदनकर्ताओं से कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार के युवाओं के लिए 85% आरक्षण होगा। श्री यादव ने कहा कि कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे और सरकारी विभागों में दूसरी संस्थाओं से काम करवाने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जीविका कैडर के कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा और स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। घोषणा पत्र में राज्य के नए उद्योगों के लिए कर में छूट देने का भी वायदा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी अपने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को राज्य के लोगों को ये बताना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्ष के शासनकाल में युवाओं को कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गईं। श्री राय ने कहा कि तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने हमेशा अपने वादों को पूरा किया है और वो 19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग्रैंड अलायंस में शामिल अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा 6 दलों के साथ साझेदारी में बने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के प्रत्याशियों के लिए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई जनसभाएं और रोड शो करेंगे। इधर श्री कुशवाहा ने अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकारी स्कूलों का कायाकल्प उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में से है। उनकी सरकार बनती है तो हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एक स्कूल खोले जाएंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें छात्र छात्राओं को लैपटॉप और आम लोगों को सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आम्बेडकर स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। वहीं आरा के जमीरा में एक जनसभा में सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया कि इस चुनाव में जनता मौजूदा सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। सीपीआई के कन्हैया कुमार ने बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो होशियारपुर में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि न्याय समयबद्ध ढंग से मिले। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की किसी भी घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ये तय करना चाहिए कि व्यवस्था ठीक ढंग से काम करे और दुष्कर्म के मामलों में बिना देरी किए न्याय मिल जाए। उन्होंने कहा कि कुछ दल अलग अलग राज्यों में हुए दुष्कर्म के मामलों में अलग अलग तरह से आवाज उठाते हैं। कुछ मामलों में मुखर विरोध और कुछ अन्य में मौन का सहारा लेते हैं। The BJP stands with all those who want to give justice to this family in Hoshiarpur. I recall when it was something in Hathras in UP, 35 senior MPs of the party from all over the country, flamboyant in their statements in Twitter. Where are those 35 today? No sense of outrage? If it's a Bihari, Dalit child, because it is Punjab under Congress government, the BJP will stand for justice.
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल और जूनागढ़ के किरनार में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47 अतिरिक्त चौकियों की स्थापना को मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89.78% हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज आबूधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और दुबई में किंग्स 11 पंजाब का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। देश में 70 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 67,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मरीजों के 81% लोग ठीक हुए हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 89.78% है। देश में इस समय 6,80,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 53,370 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में अब तक 78 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से मरने वालों की दर 1.51% है। यह विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है। पिछले 24 घंटों के दौरान 650 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,17,956 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 12,69,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक 10 करोड़ 13 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमित पाए गए। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि वे चिकित्सकों की सलाह के अनुसार सभी तरह की औषधि और इलाज ले रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने संपर्क में आए लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी कोविड जांच करा लें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक 87 वर्षीय होम्योपैथिक डॉक्टर ने कोविड महामारी के दौरान भी लोगों का उपचार जारी रखा। वे प्रतिदिन 2 या 3 गांवों के रोगियों के घर जाकर उनकी देखभाल करते हैं। कोविड महामारी के दौरान मानवता के कई चेहरे सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक चेहरा है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में लोगों की सेवा में व्यस्त रहने वाले डॉक्टर रामचंद्र दांडेकर। डॉक्टर दांडेकर 87 साल की उम्र होने के बावजूद लोगों के घरों तक जाकर उन्हें डॉक्टरी इलाज की सुविधा दे रहे हैं। अपनी साइकिल लेकर वह हर दिन 10 से 15 किलोमीटर दूर के गाँव में जाकर लोगों का इलाज कराते हैं। आकाशवाणी को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों से इसी तरह वह मरीजों की सेवा में जुटे हैं। अब कोरोना महामारी के संकट के बावजूद उनकी सेवा अविरत शुरू है और इस दौरान वे लोगों का हौसला बढ़ाने का, उन्हें कोरोना से दूर रहने के लिए उचित मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। 87 वर्ष की उम्र में डॉक्टर दांडेकर जो काम कर रहे हैं उससे समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा सभी वर्गों को मिलने की उम्मीद है। चंद्रपुर से मंगेश बेले के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी तथा कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा। अगर अगले 3 महीने हमने प्रिकॉशंस, सावधानियां पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना, हैंड हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करने के बारे में और जहां तक हो सके फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने, ये सारी जो छोटी छोटी बातें इनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 94.32% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पिछले 24 घंटों में वहां 1,244 मरीज स्वस्थ हुए और 1,093 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। इस समय वहां 10,917 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 98,437 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक वहां 98,18,199 नमूनों की जांच की जा चुकी है। महिला क्रिकेटर मिताली राज ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
I, Mithali Raj, pledge to adopt COVID-19 safe practices and encourage all my friends, colleagues and followers to do the same. Although we are in Unlock 5 and everything is slowly reopening, yet it is not time to relax, but to follow COVID protocols strictly. I commit to wear mask when stepping out, especially in public places. Maintain appropriate social distance, minimum of 6 feet, and wash my hands with soap thoroughly and frequently. We can and we will beat this deadly virus. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। अपनी ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नेशनल बैंक देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोल रहा है। लेह में अपनी चौथी शाखा के उद्घाटन के बाद पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी SS मल्लिकार्जुन राव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष 2 अक्टूबर और 31 दिसंबर के बीच बैंक देश में अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से 25,000 गांवों से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डिजिटलीकरण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं लागू की जा रही हैं। श्री राव ने ग्राहकों को सलाह दी कि वे ऑनलाइन लेन देन के समय पूरी सावधानी बरतें। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध सरस्वती महल पुस्तकालय में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटीकरण का काम तेजी से चल रहा है और अब तक 65% पांडुलिपियों को डिजिटीकृत किया जा चुका है। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष और तंजावुर के जिला कलेक्टर श्री गोविंद राव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी डिजिटीकरण का काम चल रहा है। 16वीं शताब्दी में स्थापित सरस्वती महल पुस्तकालय एशिया के प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक है। यहां तमिल, संस्कृत और अन्य भाषाओं की लगभग 49,000 पांडुलिपियों का संग्रह है। सरकार ने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा है कि 31 दिसंबर तक थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं। खुदरा व्यापारियों के लिए सीमा 2 मीट्रिक टन होगी। ये जो स्टॉक लिमिट्स लगाए गए हैं, इसका मैसेज ये है कि नो वन इज टू होर्ड द अनियंस एंड मैनिपुलेट द प्राइसेस, जिसका नुकसान आम कंज्यूमर को पूरे देश में सहन करना पड़े। दैट इज द वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट वी आर गिविंग आउट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्याज की उपज वाले जिलों में हाल की वर्षा के कारण प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है। जम्मू कश्मीर में 18,17,000 में से 8 लाख से अधिक घरों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा चुका है। यहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 681 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2022 तक योजना को 100% लागू करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 70वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका आकाशवाणी, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला DD नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर DD भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक DD नेशनल पर।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का प्रतीक है। लोगों से मातृशक्ति के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प लेने का अनुरोध किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आशा व्यक्त की है कि मां दुर्गा देशवासियों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में प्रार्थना की है कि मां दुर्गा हम सभी को प्रसन्नता, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां के लोगों को महानवमी और दशहरा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शांति, संपन्नता और विकास के लिए प्रार्थना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में दोपहर बाद 3:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से मैच होगा। कल रात शारजाह में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 114 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने बिना कोई विकेट खोए 12 ओवर और 2 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में हुई भीषण बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर मंजूनाथ प्रसाद को निर्देश दिया कि नागरिकों को कठिनाई पैदा करने वाले जल भराव के क्षेत्रों से जल निकासी का कार्य यथाशीघ्र पूरा कराएं। मुख्यमंत्री ने उन स्थानों का दौरा किया जहां जल भराव की शिकायतें मिली थीं। उन्होंने लोगों से बातचीत करके समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज 10 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता 344 मापी गई। 201 से 300 के बीच वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आती है, जबकि 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच खतरनाक स्तर पर मानी जाती है। वायु गुणवत्ता और मौसम अनुमान अनुसंधान सफर के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता का यही स्तर आगे भी बने रहने का अनुमान है। हालांकि सोमवार से इसमें कुछ सुधार हो सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चलें चेन्नई तो वहां भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे, छिटपुट रूप से वर्षा की संभावना है। तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 से 29 डिग्री रहने की संभावना है। गिलगित में दोपहर बाद बादल छा सकते हैं। तापमान 6 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। प्रति बूंद अधिक फसल के मंत्र की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल और जूनागढ़ के गिरनार में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47 अतिरिक्त चौकियों की स्थापना को मंजूरी दी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89.78% हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और दुबई में किंग्स 11 पंजाब का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।